देखो क्या है, आनुवांशिक 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 पदार्थ, ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स। तो देखिए ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं कि लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करने का काम करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज पस कोशिका, कौन सी? पस कोशिका। पस कोशिका कौन होता है? डेड सेल, डेड सेल, या इसको आप मवाद भी बोल सकते हैं। तो मवाद की कोशिका में, मवाद में यानी पस कोशिका में एक वैज्ञानिक थे फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर, तो फ्रेडरिक मिशर ने इस पदार्थ यानी आनुवांशिक पदार्थ की खोज की थी, जिसका नाम क्या दिया था? न्यूक्लिन दिया था। क्या दिया था? न्यूक्लिन कहा था। क्या कहा था? न्यूक्लिन। तो लिखिए ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ, ऐसे पदार्थ जो लक्षणों को एक पीढ़ी से, जो लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं, उसे उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। आनुवांशिक पदार्थ को सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने, सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने पस कोशिका या मवाद में किया था। पस कोशिका उसे आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। उसके बाद लिखेंगे कि सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर ने पस कोशिका या मवाद में, पस कोशिका या मवाद में इसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी, इसकी खोज की थी और न्यूक्लिन नाम दिया था, और न्यूक्लिन नाम दिया था, न्यूक्लिन नाम दिया था। इनके अनुसार, इनके अनुसार तो इन्होंने कहा कि न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को क्या बोला जाता है? आनुवांशिक, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। क्या? न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को, इनके अनुसार न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड होता क्या है? देखिए न्यूक्लियोटाइड जो है दो शब्द होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोसाइड और एक न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोसाइड क्या है? तो देखिए इसमें 5 कार्बन की एक शर्करा होती है, जिसको बोला जाता है पेंटोस शर्करा, पेंटोस शर्करा, और प्लस में उसमें होता है नाइट्रोजन बेस यानी नाइट्रोजनी क्षार। तो अगर कोई कंपाउंड, कोई यौगिक पेंटोस शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर के बना है,
तो उसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। और अगर कोई यौगिक पेंटोज शर्करा यानी पेंटोज शुगर और उसके साथ साथ क्या हो, नाइट्रोजनी क्षार और उसके साथ साथ फास्फेट आयन हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोटाइड। मतलब ऐसे यौगिक जिसका निर्माण पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षार से होता है उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, तथा ऐसे यौगिक जिनका निर्माण पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनी क्षार एवं फास्फेट आयन से होते हैं उसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो इतना लिखे, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को क्या कहते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। उसके बाद हेडिंग बना लीजिए क्या, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड एवं न्यूक्लियोटाइड। अब देखो, आनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, दो प्रकार से होते हैं। एक हमारा होता है कौन, एक होता है डीएनए और एक होता है क्या, आरएनए। एक डीएनए और एक आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। और आरएनए का पूरा नाम होता है राइबोस न्यूक्लिक अम्ल, राइबोस न्यूक्लिक अम्ल। अब इसकी परिभाषा क्या होगी, तो देखिए इसमें होता क्या है कि इसमें इसको हम कह सकते हैं कि डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को, न्यूक्लियोटाइड के बहुलक को डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए कहते हैं। और इसमें देखिए, इसमें हम कहेंगे राइबोस न्यूक्लियोटाइड की बहुलक को आरएनए कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएनए कहते हैं। दूसरी बात देखिए कि इसमें जो शर्करा पेंटोज शर्करा होती है, इसमें जो पेंटोज शर्करा होती है वह पेंटोज शर्करा D2 डीऑक्सीराइबोज होती है, D2 डीऑक्सीराइबोज। और इसमें जो शर्करा पेंटोज होती है वो राइबोज, यानी इसमें जो पेंटोज शर्करा आरएनए में होता है ये होता है हमारा क्या, राइबोज शुगर। कौन सा शुगर, राइबोज। अब इसमें जो नाइट्रोजनी क्षार होंगे, नाइट्रोजन क्षार होंगे, होता है एडेनिन ग्वानिन थायमीन एवं साइटोसिन। और इसमें जो होता है नाइट्रोजनी क्षार, ये होता है हमारा क्या, इसमें नाइट्रोजनी क्षार जो होता है एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन एवं यूरेसिल, ये होता है। मतलब इसमें थायमीन होता है, इसमें क्या होता है, यूरेसिल होता है। ठीक, ये देखिए सामान्यतः सभी प्राणियों में आनुवांशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है। और जबकि यहां देखिए कि जो आरएनए होता है, आरएनए सामान्यतः विषाणुओं एवं कुछ अन्य जीवों में, कुछ अन्य सूक्ष्म जीवों में आनुवांशिक
आनुवंशिक पदार्थ की तरह कार्य करता है, पदार्थ की तरह कार्य करता है। ठीक है, करो, इतना नोट करो। डीएनए मुख्य रूप से सूचनाओं की डीएनए मुख्य रूप से सूचनाओं की स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है। स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है। स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है तथा इसमें नहीं, आरएनए में लिखिए। आरएनए प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। प्रोटीन के संश्लेषण में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कभी कभी आ जाता है डीएनए का कुंडलित मॉडल। तो हेडिंग हम बनाएंगे डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक, तो इसमें देखिए, इसमें क्या कर सकते हैं कि यहां देखिए कि इस मॉडल का प्रतिपादन जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने दिया था। किसने? जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने। इन्होंने क्या किया कि डीएनए पर एक्सरे का विवर्तन कराया और विवर्तन कराने के बाद इन्हें डीएनए की द्विकुंडलित, यानी डीएनए की संरचना कुछ इस प्रकार से दिखी, द्विकुंडलित टाइप से। तो इसको उन्होंने क्या कह दिया कि ये डीएनए का क्या है? द्विकुंडलित संरचना है। तो इसमें लिखिए थोड़ा सा कि डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन, डीएनए के द्विकुंडलित मॉडल का प्रतिपादन जेम्स वाटसन एवं फ्रांसिस क्रिक ने 1953 ईस्वी में किया था। 1953 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1953 ईस्वी में किया था। इनके अनुसार तो देखिए इनके अनुसार है क्या, देखो कि जैसे इसका पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे? स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें देखते हैं कैसे क्या हो। देखो इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले क्या किया गया कि डीएनए का जो ये स्ट्रक्चर, ओरिजिनल स्ट्रक्चर देखने के लिए जेम्स वाटसन और क्रिक, दो वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या किया कि इस डीएनए पर, यानी डीएनए जो न्यूक्लिक अम्ल निकाला गया, इस पर उन्होंने क्या किया? एक्सरे का विवर्तन करा दिया। मतलब एक्सरे इस पर डाल करके इसकी संरचना कैसी होती है इसको विस्तृत रूप से देखा गया। तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से होती है। मतलब दो रज्जुक होते हैं, दोनों आपस में लिपटे हुए होते हैं। आपस में क्यों लिपटे हुए हैं? क्योंकि इसका एडेनिन, एक नाइट्रोजनी, एक रज्जुक का एडेनिन और दूसरे रज्जुक का क्या? थायमीन, आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिए, और एक का साइटोसिन और दूसरे का
ग्वानिन। तो ये दोनों आपस में 3 हाइड्रोजन बांड बना लिए। तो जब हाइड्रोजन बांड बना लिए तो हाइड्रोजन बांड बन जाने के कारण क्या हुआ कि इनकी संरचना कुंडलित हो जाती है। अब इसमें क्या क्या इसके कैरेक्टर हैं, तो देखिए इसमें कहा कि द्विकुंडलित मॉडल में डीएनए के कितने रज्जुक, दो रज्जुक का मतलब देखिए एक स्ट्रैंड ये हो गया और एक स्ट्रैंड ये हो गया। कितने स्ट्रैंड हो गए, 2 स्ट्रैंड हो गए। यानी द्विकुंडलित मॉडल में डीएनए के कितने रज्जुक होते हैं, 2, जिसमें एक रज्जुक का सिरा 3' से 5'। एक रज्जुक का सिरा क्या होता है, 3' से 5, मतलब एक सिरा इसका 3' कहलाएगा और दूसरा सिरा इसका क्या कहलाएगा, 5'। ऐसे दूसरे रज्जुक का एक सिरा क्या कहलाएगा, 5' सिरा कहलाएगा और दूसरा सिरा क्या कहलाएगा, 3' सिरा कहलाएगा। मतलब 2 रज्जुक में दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक रज्जुक ये है तो इसका 3' सिरा है, इसका ये 5' सिरा, तो दूसरा रज्जुक इस प्रकार होगा, मतलब 5' ऊपर होगा 3' नीचे होगा। फिर कह रहा है एक कुंडल में 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एक कुंडल का मतलब एक पूरा कॉइल ऐसे एक बार ऐसे घूमे, देखो एक बार ऐसे घूमे फिर एक बार, तो यहां से लेकर के यहां तक टोटल क्या होगा कि एक कुंडल माना जाएगा और उसकी लंबाई कितनी होगी, 34 एंगस्ट्रॉम। एक कुंडल की लंबाई, चाहो तो इसको बढ़ा भी सकते हैं कि एक कुंडल की लंबाई कितनी होती है, 34 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडल में 10 जोड़ी नाइट्रोजनी क्षार होते हैं। एक कुंडल में मतलब यहां से यहां तक लेकर के कितने होने चाहिए, 10 इसमें होगा तो ठीक, नहीं होगा लेकिन एक्चुअल में होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और बढ़ा लेंगे ए और टी, कितना हो जाएगा 10। यानी एक कुंडल में कितने होते हैं, 10 जोड़ी नाइट्रोजन क्षार होते हैं। और प्रत्येक 2 नाइट्रोजन क्षार के बीच की दूरी जो होती है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम की होती है। कितनी, 3.4 एंगस्ट्रॉम की। उसके बाद देखिए एडेनिन व थायमीन के बाद, एडेनिन व थायमीन के बीच जो होता है वो 2 हाइड्रोजन बांड होता है। कितने हाइड्रोजन बांड, 2। और ग्वानिन और साइटोसिन के बीच कितना हाइड्रोजन बांड होता है, 3 हाइड्रोजन बांड। बस इतना लिख करके इतना बना देंगे, बहुत है। ठीक है, कर पाओगे। चलो अगला लिखो, ये गुणसूत्र। देखिए ये हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये हम लोगों का मतलब बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, बहुत शार्ट में पढ़े हैं। 10th लेवल में अगर ये आ गया तो इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और आप लोग थोड़ा शेयर और भी कर दिया करिए, सपोर्ट करिए भाई, तभी काम बनेगा मोटिवेट होने के लिए। और बाकी इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो अगले क्लास में गुणसूत्र पढ़ लेंगे, क्रोमोसोम्स क्या है, और उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे कि मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, सेक्स डिटरमिनेशन इन ह्यूमन। गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स के क्रोमोसोम होते हैं हम लोगों में, तो उसके बारे में पढ़ लेंगे। फिर मानव में लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, इन सभी का अध्ययन अगली क्लास में करेंगे जो कल होगा। थैंक यू।